हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का नया चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इसके पीछे के चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, लास्ट वीडियोस मैंने इसके डाले थे। तो आज हम करेंगे इसके अंदर वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर वर्क के बारे में। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप क्या करो, नोटबुक और पेन वो साथ लेके जरूर बैठो, क्योंकि अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका माइंड, आपके हाथ सिंक नहीं होंगे तब तक आपको ये चीजें सिर्फ एक बार तो समझ आ जाएंगी। आप देख रहे हो, हाँ भाई बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप खुद करने लगोगे ना, फिर नहीं, फिर सब गायब हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करो, कॉपी पेन उठाओ, जो मैं करवा रहा हूं उसको साथ साथ नोट करो। उसके बाद जब ये चैप्टर आप पूरा कर लो, फिर उसके बाद आप अपनी बुक से, कोई भी आपके पास बुक हो, एनसीईआरटी हो या कोई और सिंप्लीफाइड बुक हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th के अंदर नॉन मेडिकल या मेडिकल अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपको ये चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा और डिटेल में ये चैप्टर आता है। तो इसके कॉन्सेप्ट आप अभी से बूस्ट करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? अब अगर हम रूटीन की बात करें, हम कोई काम करते हैं, काम करके हम थक जाते हैं। ठीक है, हम फील करते हैं कि हम थक गए, हमने बहुत काम किया आज। तो रूटीन में तो हम इसको बोलते हैं वर्क डन, कि मैंने आज ये काम कर दिया, मैंने आज वो काम कर दिया। ठीक है, बट फिजिक्स के अंदर जो वर्क होता है ना, वो दो ही सूरतों में माना जाता है। पहला, जब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स वहां जरूर होना चाहिए। दूसरा, उस बॉडी पे जब आपने फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी पे, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब अगर आपके पास ये दो कंडीशन है तो वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब अगली चीज, इफ ईदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर जीरो हो जाती है तो आपका वर्क डन जीरो माना जाता है। तो मतलब समझ में आ गया, फोर्स होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर है? अगली चीज, एग्जांपल, आप किसी दीवार को पुश कर रहे हो, नो वर्क इज डन। समझ में आ गया? मान लो सामने दीवार है मेरे, मैं इसको धक्का मारूं, अब मैं तो फोर्स लगा रहा हूं ना, बट दीवार मूव नहीं कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। मैंने क्या लिखा है यहां पे, कोई भी एक चीज, या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एक जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। दीवार को धक्का मारना कोई काम नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? अगली चीज, आप एक लोड लेके जा रहे हो अपने सिर पे, वाइल वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, नो वर्क डन बाय द अपवर्ड फोर्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने सर पे सामान रख लिया, सर पे सामान रख के आप चलने लगे, अब यहां पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके रिस्पेक्ट में आपका वर्क डन जीरो माना जाएगा। अब यह चीज समझने वाली है, जीरो क्यों माना जाएगा। इसके लिए आपको आगे जो नेचर ऑफ वर्क डन है वो समझना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज आप इस चीज को सिर्फ याद ही रखोगे कि हां सर ने बताया था कि जब हम हॉरिजॉन्टल रोड पे चलें, ऊपर से लगने वाला फोर्स हो तो उस सिचुएशन में वर्क डन जीरो होता है। इसे याद करना बोलते हैं। रीजन जो है वो नेचर में एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। नोट्स जरूर बनाना इसके, ठीक है। अगला सेकंड है हमारा इसके अंदर, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। बहुत प्यारा टॉपिक। मतलब हम यहां पे बात करेंगे फॉर्मूले की। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? देखो, वर्क डन का मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहां पे मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म होती है। फिजिक्स के अंदर जो इंग्लिश में लिखा होता है सारा लेटर वगैरह, इसको हम एक्सप्रेशन बेस बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है हमारे को, ये WFS सब अल्फाबेट लिखे हुए हैं। बच्चों ये सब वेरिएबल होते हैं, तो अब इसकी आदत डाल लो, इसको याद रखना है। जैसे आपने मैथ्स के अंदर इसकी आदत डाली हुई है, x² + 2x + 2, ऐसे पढ़ते हो ना, इस तरह से कभी x आ जाता है, कभी y आ जाता है, कभी a आ जाता है। सेम ऐसे फिजिक्स में भी होता है। ठीक है, चलो अगली चीज, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है
ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जैसे जैसे मास, ठीक है। और लिखिए, कमेंट करिए। SI यूनिट जूल, बता देता हूं, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एटसेट्रा, बहुत है, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब SI यूनिट इसके जूल होते हैं। CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या होता है? देखो, SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, CGS का मतलब होता है, C मतलब सेंटीमीटर, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, वर्क डन को छोटे यूनिट में कैसे लिखते हैं? अर्ग्स, ये नाम याद रख लेना, अर्ग्स। एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? तो आंसर है 10 की पावर 7। इसको आप ध्यान रखना, समझ में आ गया। अगली चीज, नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क डन। अब नेचर ऑफ वर्क डन मेरे साथ साथ लिखना आप। 3 तरह का नेचर होता है बच्चों। सबसे पहला क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कौन सा होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे मान लो कोई टेबल पड़ी है, मैं इस टेबल को धक्का मार रहा हूं, तो यहां पे एक टेबल है, इस टेबल को मैं धक्का मार रहा हूं, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैं इसको धक्का मार रहा हूं यहां पे इधर, तो मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। धक्का मारने का मतलब फोर्स लगाना, फोर्स लगाया, ये बक्सा इधर गया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को S बोलते हैं बच्चों, और यहां क्या लगा रहा हूं? फोर्स। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, इस सिचुएशन में वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब बच्चों देखो, अगर यहां पे थोड़ा सा मैं एडवांस कराऊं, थोड़ा सा, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे ना इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा चेंज होता है। देखो, अब मैं तुम्हें अगर कहूंगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, आप कहोगे सर आप याद करवा रहे हो, ठीक है। अब ये चीज हमें यहां पे, ये जो याद करवाने वाला गैप है, इसको हमने खत्म करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पे 10th में जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथ्स में आएगा आपके, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो बोलते हैं इसको। अब वहां जाके आप पढ़ोगे। अब देखो 9th चल रही है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद आप 10th में हो जाओगे, और उसके बाद आप जाकर के इसको पढ़ोगे। मैं तुम्हें सिंपल सी बात अभी बता देता हूं, इसके अंदर जो आप आगे पढ़ोगे वो आप एक बार अब पढ़ लो, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। अब ये थीटा वर्ड है, थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंगल। जैसे मान लो आपने अभी पढ़ा लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हो आप, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां इसके बीच में कोई एंगल है, आप इसको 1 बोल देते हो, एंगल 1, ठीक है, तो मैं इसका नाम ले लेता हूं थीटा, एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को S बोलते हैं, ऐसे एंगल को थीटा बोलते हैं, नाम है भाई। इसका नाम क्या है? इसका नाम पाई तुमने याद रखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, 22/7 होती है। तो यहां पे इसको क्या याद रखोगे? थीटा, नाम हो गया, क्लियर है। अच्छा, साइन, कोस, टेन, ये फंक्शंस होते हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो हमारा जो असलियत में फॉर्मूला होता है ना वर्क डन का, वो क्या होता है? FS cos थीटा। देखो बच्चों, इससे ना आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक चीज याद रखो, कोस थीटा, कोस थीटा क्या है? यहां पे थीटा क्या है? पहले तो ये बात करते हैं। थीटा, थीटा है एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पे 3 वैल्यूज याद रखना, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, ये 1 होता है, ये 0 होता है, कोस 180 डिग्री, इसकी वैल्यू -1 होती है। बस आपको इतना सा याद रखना है, बाकी का काम मैं तुम्हें समझा दूंगा ये होगा क्या। अब ध्यान दो, जब मैंने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हुई है इधर, जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। याद रखना इस चीज को। यहां पे एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिटेल में लिखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? FS
cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये बच्चों एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है। कहने को मैं तुम्हें याद भी करवा सकता था कि बच्चों दोनों एरो एक तरफ हैं तो इसको याद कर लो, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऐसा नहीं, ये इसका लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखना इस चीज को। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है? फर्स्ट हो गया पॉजिटिव, सेकंड होता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में क्या होता है? मान लो अब वो कूली वाला एग्जांपल लेते हैं। कूली सिर पे बैग रखता है और आगे की तरफ चलता है, तो आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। ब्लॉक आगे जा रहा है, मान लो ये कूली है, सिर पे इसने बैग उठाया, ये सिर पे बैग उठाया, आगे की तरफ जा रहा है। अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लग रहा है? ऊपर से। ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है, ऊपर से नीचे, इसको बोल दो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब आपने इसको याद करना है। इसको याद करोगे तो ये आपका रटना हो जाएगा कि अगर मान लो आप आगे जा रहे हो, फोर्स ऊपर से लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन जीरो। ये लॉजिक है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना इनके बीच में? cos 90। cos 90 की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी है, 0 होती है। 0 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। लो बच्चों, ये भी आपका हो गया। मुश्किल तो नहीं था ना। अगली चीज, लास्ट, तीसरा कौन सा वर्क डन था? तीसरा नेचर है हमारा इसके अंदर, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जैसे मान लो मैं एक ब्लॉक को देखूं, उसकी मूवमेंट हो रही है इधर, ठीक है। ब्लॉक जा रहा है इधर, फ्रिक्शन कहां जाएगा? पीछे, यहां इधर फ्रिक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, वर्क डन निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? एंगल इतना तो बनाना आता है ना आपको। ये देखो, अगर बॉडी इधर जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, मैथ्स के अंदर, जो लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है कि ये अगर एक लाइन पे एंगल बनाए पूरा तो 180 बनता है। तो यहां पे वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180। अब बच्चों cos 180 कितना होता है? तुम्हारे सामने देखो, मैंने टेबल बना दी है तीनों की। cos 180 कितना होता है? -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1, तो माइनस का fs। इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन। समझ में आ गया? तो इसमें आ गया, इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हो इस नेगेटिव के अंदर? अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है, क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसे, अगर एक बॉल ऊपर जा रही है, सोचो ये बॉल है, ये ऊपर तुमने फेंकी, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे लग रही है। ये नीचे लग रही है, ये ग्रेविटी लग रही है। बॉल ऊपर जा रही है, ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव होगा। अगर फोर्स इधर है, मान लो फोर्स इधर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? चलो उल्टा करता हूं, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री। इस सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बता दिया। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अगली चीज, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, दो प्यारे प्यारे, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, ये लिखा हुआ यहां पे सारा स्टेटमेंट। फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक इज 5 न्यूटन। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ब्लॉक में, यहां से लेके यहां तक आया, ये छपा हुआ यहां पे 2 मीटर। चाहता क्या है? फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बच्चों? 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। आंसर आ गया 10 जूल। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप करोगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है इसके अंदर, एक पोर्टर है। पोर्टर क्या होता है? सामान उठाने वाला।
क्या कर रहा है, सामान उठा रहा है, तो वो लगेज को उठा के ले जा रहा है। 15 किलो का लगेज है। अब देखो बच्चों, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एम। एम मतलब मास। मास कितना दिया हुआ है, 15 kg। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ग्राउंड से उठाता है और अपने सिर पे रखता है। ये ग्राउंड है बच्चों, ये मान लो कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई सामान है, इसका मास कितना है, 15 kg। अब ये इसको उठाएगा, अपने सिर पे रखेगा। लो सिर पे रख लिया। अब सिर पे रख लिया तो यहां से गायब कर देते हैं, ये गायब हो गया। ठीक है। अब फिर आगे स्टेटमेंट में पढ़ो, 1.5, ये 0.5 है, दिख ही रहा होगा तुम्हें, 1.5 है, ये 1.5 एनसीईआरटी का सवाल है। 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से लेकर के यहां तक ये हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, उसने जो काम किया उठाने में, उसका वर्क डन बताओ। चलो जी, हाइट कितनी है जी, 1.5 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसने कितना फोर्स लगाया, तो आंसर है फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नीचे से मैं इस सामान को उठा रहा हूं, मान लो ये सामान है, ये नीचे से मैं ऐसे इसको ऊपर उठा रहा हूं, तो मैं किसके अगेंस्ट ये काम कर रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा हूं। तो मतलब मैं यहां पे जो एक्सेलरेशन लूंगा उसकी वैल्यू जी के इक्वल लूंगा। आई एम कैरिंग ए बॉडी, द बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन ए, इट मींस यहां पे वेट जो है वो फोर्स माना जाएगा। क्लियर है। वैल्यू पुट करो, W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, हाइट। समझ में आ गया। अब इसके अंदर आप डेटा डाल दो और आपका आंसर निकाल लो। तो वर्क डन कितना हो गया, M कितना है 15, ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी कुछ भी ले सकते हो आप, 9.8 ले लो। ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो 9.8 ले लो। चलो आपका मन कर रहा है तो आप 10 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और 1.5 है mgh। अब यहां से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये हो गया 10, ये पॉइंट हटा दो, ये हो गया 10। अब यहां पे 15 को 15 से गुना कर लो, कितना हो गया 225 गुना में 98 डिवाइड बाय 100। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा इसमें देख लेना। वैसे तो काट सकते हो इसको, जो भी आंसर आएगा आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, 10 लोगे तो सच में इजी हो जाता, इतनी बड़ी गुना ना करनी पड़ती। अगर मान लो यार 10 ले लेता हूं तो 10 से 10 कट गया, एक 10 बच गया, तो आपका 22.5 हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके, अगली चीज, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। कभी भी आपका सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब अगर यूनिट से रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इसको 1 जूल बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक ब्लॉक लोगे। ठीक है, उस ब्लॉक का मास कितना है, जो भी है, आपने इस ब्लॉक को धक्का मारना है। आपने इस ब्लॉक को धक्का मारा, ये मारा धक्का, कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और ये ब्लॉक यहां आ गया और इस ब्लॉक ने यहां तक 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। ध्यान से सुन लो, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फोर्स की वैल्यू होगी 1 न्यूटन, और कितना वो मूवमेंट करा उसने, तो आंसर है 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में डाल दो तो देखो क्या बनता है, 1 न्यूटन 1 मीटर। सो 1 जूल का मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल हो गया। अब इसको बोलेंगे कैसे, मतलब 1 जूल क्या होता है, किसी एक ब्लॉक को 1 न्यूटन फोर्स लगाया आपने और 1 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो जो आपने काम किया वो 1 जूल माना जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक 1 मीटर आगे चला गया, तो आपने जो काम किया वो 1 जूल है। क्लियर हो गया, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगली कहानी है एनर्जी की। अब एनर्जी क्या होती है बच्चों, अब किसी भी काम को करने के लिए देखो एनर्जी तो हमें चाहिए। जैसे अब आप पढ़ रहे हो, एनर्जी लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, एनर्जी लग रही है, और तो और ये फोन या कैमरा ये सब क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो भी काम चल रहा है हमारा। अब ये पीछे ये सामने स्क्रीन चल रही है, ये कैसे चल रही है, एनर्जी की वजह से। तो हर चीज एनर्जी की डिमांड करती है।
ठीक है, वी ऑल आर एनर्जीज। तो एनर्जी क्या कहती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी किसी भी काम को करने की क्षमता, उसको एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? रेज्ड हैमर हैज एनर्जी, कैन ड्राइव ए नील। आप किसी हथौड़े को ऊपर उठाते हो, ठीक है, और उस हथौड़े से किसी कील के ऊपर मारते हो, तो जब आप हथौड़े को उठा रहे हो तो क्या इसमें एनर्जी नहीं लगती? लगती है। और वो एनर्जी जब आप उसको नीचे छोड़ते हो, वो एनर्जी कहां चली जाती है? कील को ठोकने में। साउंड आता है, मतलब नॉइस होता है, शोर होता है, ठीक है। प्रेसिंग ए बलून जेंटली कम्स बैक। आप किसी गुब्बारे को लो, उसको हल्का सा दबाओ और हाथ हटाओ, वापस ऊपर हो जाएगा। दबाओ, ऐसे करते हैं ना आप कई बार, कुशनिंग इफेक्ट नहीं होता किसी चीज में, जैसे फोम ले लेते हैं, ऐसे दबा दबा के चेक करते हैं, ठीक है। अगला, प्रेसिंग हार्ड कोज एक्सप्लोजन। अगर आप किसी बलून को जोर से दबा दो, जैसे बर्थडे होता है किसी का, तो उस बर्थडे पे आप क्या करते हो? जैसे केक कटा ना, उसके बाद क्या करेंगे? अपना बलून लिए और दबाने शुरू कर दिए, फटे, मजे आए, वेरी नाइस। तो कंक्लूजन क्या है? एनीथिंग दैट कैन डू वर्क हैज एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का? कोई भी काम जब हम करते हैं, उसके अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने क्या करा, इस पेन को उठाया सॉरी, इस पेन को पकड़ा और इसको मैंने उठाया ऊपर। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा, ये नीचे गिरा ना, तो देखो उठाते समय मैं जो काम कर रहा हूं, मैं काम ही कर रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये अपने आप नीचे आ रहा है। मतलब क्या है यहां पे? जब मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं तो मैं यहां पे काम कर रहा हूं, वो काम मेरा सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जैसे आप लोग देखो क्या करते हो, हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? पानी, मोटर को दबाया, बटन दबाया मोटर का, तो उससे क्या होगा? जो नीचे टैंक में पानी होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जब पानी जा रहा है तो उसके बाद आप क्या करते हो? टैप ओपन करते हो, पानी अपने आप आ जाता है। उसके लिए तो कोई मोटर नहीं लगाते हम लोग। तो हमें उसको भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? काम कराना पड़ता है, मोटर को काम करना पड़ता है। वो काम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आ गया? उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगली चीज, वर्क डन जो होता है वो हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है, ये याद रखना। कभी भी एनर्जी निकालनी होगी, हम वर्क डन निकालेंगे। अगली चीज, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लूजेज एनर्जी एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी। एग्जाम्पल, आप कैरम खेलते हैं, कैरम में आप क्या करते हो? कैरम के अंदर जो बड़ा कोइन होता है उसको आपने ऐसे मारा, वो एनर्जी लेके जा रहा है, वो जाकर के कॉइन से स्ट्राइक करता है, खुद रुक जाएगा, एनर्जी लूज हो गई, अपनी एनर्जी अगले कॉइन को दे दी, अगला कॉइन आगे चला जाता है। तो यहां पे ये क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट एनर्जी क्या करता है? गेन करता है, फिर वो जाकर के दूसरे को देगा, वो खुद लूज कर लेगा तो अगले वाला गेन कर लेगा। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करके हम बहुत चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अगली चीज, अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? सिमिलर टू वर्क डन, जूल होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी होती है ये, और सेम एज यूनिट ऑफ वर्क। इसके अदर यूनिट होते हैं, जैसे 1 किलो जूल, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे? 1000 जूल होंगे, इसको याद रखना। अगली चीज, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत होती हैं, दुनिया जहान की फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स मैंने लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो हम काम करते हैं, जैसे मान लो अब मैं किसी चीज को उठा के इधर उधर रखता हूं, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, साइकिल को आप पेडल मारते हो, पेडल चलता है, साइकिल चलती है। हीट एनर्जी कौन सी होती है? अब जैसे अब हीटर चलाएंगे हम लोग तो वहां से हमें हीट मिलेगी, बल्ब ऑन करते हैं वहां से हमें लाइट मिलती है, तो ये लाइट एनर्जी। बल्ब से हीट भी तो मिलती है ना, बल्ब गर्म भी तो हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये सारा सिस्टम जो काम कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लाइट नहीं तो सब बंद। समझ में आ गया? चलो अगली चीज, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? फ्लो चार्ट बना लो इसका नोटबुक के अंदर। 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? ये वो एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मोशन में होती है, उस समय उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब मान लो मैं खड़ा हूं यहां पे, अब मैं मूव नहीं कर रहा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, मूविंग बुलेट, रोटेशनल फैन और ब्लोइंग विंड, स्पीडिंग कार, ये सारी जो भी चीज चलती हुई होगी, बुलेट फायर करना, बुलेट चल के जा रही है, हाई काइनेटिक एनर्जी, जा करके किसी लकड़ी के ब्लॉक में छेद कर देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आगे पढ़ोगे आप। अगला सवाल नेक्स्ट है इसके अंदर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। k मींस काइनेटिक एनर्जी, m मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट का मास है m। जैसे आप इसको फायर करते हो तो ये जब चलेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ओके। अब यहां पे इस फॉर्मूले को हम यहां पे प्रूव करेंगे, इसका डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसको आप साथ साथ नोट करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके? जूल होते हैं। कोई भी एनर्जी ले लो, सबके यूनिट क्या होंगे? जूल होंगे। ओके, अगली चीज, अब जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी, उसको निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक लाइन लिखोगे, बड़ी प्यारी लाइन है, वर्क एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। अगर आप वर्क डन निकाल लो, ठीक है, मैंने बोला आप वर्क डन निकाल लो, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे हम, मैथमेटिकल डेरिवेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ब्लॉक लेना है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक को आपने धक्का मारा, इस ब्लॉक का मास है m, पहले इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी u थी, आपने इसको धक्का मारा तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, रास्ते में v हो गई। अब यहां से लेके यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? s। अब आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आया a। भाई मैं फोर्स लगाऊंगा किसी बॉडी में तो क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि u से v हो रहा है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब ये जा रहा है उधर आगे की तरफ, मास है। ओके, ये सारा डेटा आपको याद रखना है इसका आंसर निकालने के लिए। अभी देखो प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले फोर्स, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि फोर्स जब लगाओगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल होगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, रेस दोगे तो मतलब फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? स्कूटी भागेगी। पैडल जोर से लगाओगे तो साइकिल भागेगी। ठीक है, तो फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा। अगली चीज डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो वो मोशन की तीसरी इक्वेशन, मोशंस चैप्टर। ठीक है, मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी? वो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे आप क्या करो? देखो फोर्स मुझे मिल गया, मुझे s चाहिए, s निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो यहां से कुछ नहीं करना, बस 2a को नीचे ले आओ। बहुत आसान, सिर्फ छोटा सा ही, इसको नीचे ले आओ ऐसे, 2a इज इक्वल टू s आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे मैथ में नहीं करते इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सेम यहां कर दिया। 2 और 3 को इसमें पुट कर दो, 2 और 3 को पुट कर दो किसमें? 1 में। ठीक है, पुट 2 एंड 3 इन 1। बिल्कुल आराम से, ज्यादा जल्दी नहीं, आराम से करूंगा। अब वर्क डन की वैल्यू W, F की जगह पुट कर दो M में,
m इंटू ए, ब्रैकेट बंद कर दो एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, s की वैल्यू पुट करोगे। s कितना है, ये रहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब a से a कैंसिल हो गया, बचा 2 नीचे। अब देखो m को मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा करो इसको m/2 लिख लो, इंटू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, इससे सवाल करेंगे सॉल्व अभी आगे, ठीक है। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से और लिख दूं। W इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। m/2 को मल्टीप्लाई करा v से तो क्या बन गया, m/2 v स्क्वायर। फिर m/2 को मल्टीप्लाई किया किससे, u स्क्वायर से, तो बन गया m/2 u स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब हमें ये डिराइव करना था। अभी एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, दूसरा आपको ये डिराइव करना है ना। अब यहां पे तो दो टर्म्स आ रही हैं। सोचो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, समझ में आ गया। सोचो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, ठीक है। वहां जगह है तो वहां सुचवाएंगे अभी तुम्हें। सोचिए, when object was at rest, initially it was at rest, तो u क्या होता है बच्चों, 0। तो फॉर्मूले में 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू 0 स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 0 ही होगी सारी टर्म, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर से एक बड़ा प्यारा सा रिव्यू देखिए। सबसे पहले क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले हमने यहां लिखा कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर फोर्स की वैल्यू m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपने देखा कि ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हम इक्वेशन 3 लगा लेंगे। यहां पे s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। 2 और 3 को पुट कर दो 1 में, मैंने वो चीज यहां पे कर दी। a से a कट गया, सिंपल मैथ है। m/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां आ गए। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था, तो हमें तो इसको ये लेके आना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अपना एक मीनिंग होता है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। अब आपको पहले ये लाना है, तो u की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो आपके पास आंसर आ गया हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ गया। अगली चीज, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं आगे लिखता हूं, आगे इसको यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। कार वाला सवाल आएगा एक, वहां यूज करूंगा कार वाला, वही है ना, ये आ गया कार वाला सवाल, इसमें अभी करूंगा। एक बार पहले एक ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, फिर ये करते हैं। क्या कहता है ऊपर वाला क्वेश्चन, ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 15 किलोग्राम है। लिख दो जी। इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर 1/2, मास की वैल्यू है 15, v की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दो। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। 1/2 इंटू में 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से काटो इसको 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 4, 8 एकम 8 और 4 12 जूल। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। एनसीईआरटी का सवाल है ये, बहुत आसान मजेदार। अब देखो ये वही आ गया सवाल जो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। लिखो, साइड पे लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जरूर लिखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। सवाल देखो, कहते हैं कि वर्क डन बताओ। वर्क इज टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी 30 से 60। पहले वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। मास ऑफ द कार कितना है
1500 kg। तो बताओ उसका वर्क डन कितना। यहां बच्चे फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर आपने तो जो फॉर्मूला बताया है, अब देखो W की वैल्यू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज मैंने बताई थी आपको। अब आपका ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पे नहीं लग रहा, क्योंकि आपको याद यहां पे तो कोई न्यूटन नहीं दिख रहा और कोई यहां पे मीटर नहीं दिख रहा। भाई एक जगह मास दे दिया, एक जगह वेलोसिटी दे दी। अब आपने तो ये चीज कराई नहीं सर हमारे को, इस तरह से ये कैसे आ गया। तो बच्चे ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं क्लास में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। देखो फॉर्मूला को ध्यान से देखो, तुम्हें दिख जाएगा। मास तुम्हारे पास है 1500, v तुम्हारे पास है 60, u तुम्हारे पास है 30। देर किस बात की। अब आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसको पुट कर दोगे, तब भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि वेलोसिटी आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलें आगे। तो डायरेक्ट पुट नहीं करना, ऐसा यूनिट को आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आंसर आपका जूल तभी आएगा अगर किलोमीटर पर आवर अगर आप लिख दोगे, उधर किलोग्राम चल रहा है या किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो पता नहीं क्या ही निकलेगा, ठीक है। वो आंसर गलत है आपका। अगला सवाल को दोबारा पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वर्क डन होगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो वर्क डन 1/2 m कितना है 1500 इंटू वी का स्क्वायर, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, 1/2 1500 और u का स्क्वायर। v की वैल्यू दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू दी हुई है कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। पहले आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर यहां पुट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, इसको 5/18 से गुना कर दो। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये भी देख लो। देखो बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं यूनिट ले लेता हूं 1। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। इसको काट लो, 2 पंजे 10, 2 पे 18, 5/18 आ गया। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया मीटर पर सेकंड। अब इसको आप काट पीट भी सकते हो, इसको काट लो, कितने पे कटेगा 3 पे कटेगा, 3 पे 6 और 3 पे ये कटेगा हमारा 3 पे 2 0, 2 पे कटेगा 2 पे 3, 2 पे 10, 50/3 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया v। इसको कन्वर्ट कर लो 30 इंटू 5/18, 3 पे 10, 3 पे 9, 50/9 मीटर पर सेकंड। सही है ना। 2 पे काटा मैंने इसको, 3 पे 6, 3 पे 20, सही है। 2 पे 3 और 2 पे 10, 10 बटे 50/3, ये कितना आ गया 2 पे 10 नहीं आएगा, 3 पे 10, 3 पे 6, यहाँ 6 आएगा बच्चों, 6 आएगा यहाँ 6, 3 6 के 18, 6, ठीक है। और भी कटेगा, अभी मैं गड़बड़ कर गया काटने में। 3 पे काटा 6, 3 पे 10, 2 पे कटेगा 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का घर, गड़बड़ हो जाती है अभी, ठीक है। अच्छा इनको उठा के यहां पुट कर दो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1500, v का स्क्वायर कितना है 50/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 1500, u का स्क्वायर कितना है 25/3 का स्क्वायर। देखो बच्चों अब एक तो इसको करने का सिंपल तरीका है कि यहां पे इसका स्क्वायर सोल्व करो, काटो पीटो माइनस करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, यहां पे ना 1/2 और 1500 जो है उसको कॉमन ले लो पूरी टर्म में से, अंदर बचेगा 50/3 स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी अभी ताजी 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपने अभी पढ़ी होगी 9th के अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, वो लगा सकते हो। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ये क्या बन जाएगा आपका फिर 1/2 इंटू 1500 वर्क डन। तो क्या बन गया बच्चों
50/3, 50/3, एक बार ये वायर सेट कर लूं। चलो 50/3 प्लस 25/3 a प्लस बी, a माइनस बी, 50/3 और -25/3। ठीक है, सेट है, बिल्कुल सेट है। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। 75/3 और ये कितना हो जाएगा 25/3। तो ये कट गया हमारा, इससे कितना आ गया 750। वर्क डन की वैल्यू 750 मल्टीप्लाई, ये बन गया एलसीएम 3, 50 और 25, 75, 75। ये बना एलसीएम 3, सीधा कर रहा हूं मैं, 50 में से 25 गए 25। ठीक है, ये 3 से कटता है यहां पे 25। ठीक है, और ये भी 3 से कट रहा है, 3 पे 25, 250, मतलब 250 गुना में 625। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अगला सवाल। अगला सवाल ये है, ये हमारा नीला सवाल है, एनसीईआरटी का ब्लू वाला इंटेक्स क्वेश्चन जिसको बोलते हो आप, ये वो वाला सवाल है। एक पार्ट कराऊंगा, अगला पार्ट तुम खुद करोगे। ठीक है, देखो क्या कहता है ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 25 जूल। देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी यहां लिख रहा है, उसके बाद इज लिख रहा है, इज 25 जूल, ये लिख दिया मैंने। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। पहले वेलोसिटी 5 थी, केस 1। अब इसमें ये कहता है, पहले केस में क्या कहता है, वेलोसिटी v न्यू, नई वेलोसिटी डबल कर दी। ठीक है, तो 5 का डबल कितना होता है 10, मतलब ये कर दी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहता है अगले केस में, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। मतलब यहां पे कर दी डबल ऑफ v, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डबल ऑफ v। केस 2, नीचे वाली लाइन का मतलब न्यू वेलोसिटी इन केस ऑफ सेकेंड इज द 3 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, 3 गुना ऑफ v। v कितना है 5। तो पहला केस करा रहा हूं, दूसरा आप खुद करोगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ ओल्ड, मतलब सॉरी ओल्ड नहीं, न्यू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि ओल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। फिर से समझो इसको। देखो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। कब है, जब वेलोसिटी 5 है। समझ में आ गया? मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया हाफ mv²। तो बच्चों यहां पे कई बच्चे इसको दूसरे तरीके से करते हैं, वो मास निकाल के करते हैं। वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। मैं आपको ये इस तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब मास वाला आप खुद ट्राई करना। यहां से मास निकाल के यहां पुट कर दो, नई वेलोसिटी पुट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, जैसे जो मैं कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² मान लेता हूं। हाफ mv² की वैल्यू कितनी है 25 जूल। ठीक है, यहां पे है न्यू, तो न्यू का मतलब क्या है 2v। तो पहले एक बार मैं एक काम करता हूं, m, इस v न्यू को मैं 2v लिख लूं 10 की बजाय। मैं 10 नहीं लिखता, मैं 2v लिख लेता हूं, 2v का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2v। ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। 1/2 m, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर क्या लिखोगे v²। 2 से काटोगे ये बनेगा 2, तो कितना बच गया 2। काटना नहीं है, यही गलती है यहां पे, ये गलती है, ये बच्चे करते हैं, ये नहीं काटना।
तभी मैंने आपको करके दिखाया। इसको काटना ही नहीं है। क्यों नहीं काटना, अभी तो मैं दिखाता हूं क्यों नहीं काटना। रीजन क्या है, 4 हाफ mv² लिखो, क्योंकि तुम्हें हाफ mv² 25 पता है ना। अगर तुम हाफ हटा दोगे तो तुम वैल्यू कैसे पुट करोगे, ठीक है। तो यहां लिख दो 25, 4 गुना 4 मल्टीप्लाई, इस पूरे का वैल्यू कितना है 25, तो आंसर कितना आ गया 100 जूल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। एक बार इसको दोबारा अगर नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे जाओ, इसको धीरे धीरे दोबारा सुनो, मेरी हर बात को ध्यान से सुनो, उसको लिखो। समझ में आ गया, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं दोबारा। मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी स्टेटमेंट के हिसाब से 25 दी हुई है, मैंने उसको हाफ mv² ले लिया, ठीक है। मैं चाहता तो यहां से मास भी निकाल सकता था, मास निकाल के यहां मास पुट करता, वेलोसिटी को 10 पुट करता, तब भी हो जाता, कर सकते हो आप। दूसरा तरीका, तो मैंने इसको एक बार ना एक्सप्रेशन फॉर्म में ही उठा लिया। वेलोसिटी 5 है, न्यू वेलोसिटी कितनी है, डबल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डबल कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10। मैं उसको ऐसे भी लिख सकता था 2 × v, मैंने लिख दिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी न्यू हाफ mv न्यू का स्क्वायर, v न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ v, मैंने लिख दिया। अब 2v का स्क्वायर क्या होता है 4v², ये क्या बन गया हाफ mv का स्क्वायर, तो हाफ mv² 25 है, 25 गुना में 4, आंसर कितना आ गया 100। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला पार्ट आप खुद करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, देखेंगे, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे मान लो मैंने किसी धनुष को पकड़ के खींचा, ठीक है, या किसी बैंड को खींचा, रबड़ को खींचा, इलास्टिक एनर्जी। अब जैसे ये टी-शर्ट है, इसमें ये रबड़ होता है, इसको खींचा तो वापस गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है इलास्टिक एनर्जी है। ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने की वजह से और उसकी हाइट के चेंज होने की वजह से, यहां पे लिखा हुआ है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, मतलब उसके वैल्यू डायमेंशन चेंज कर दिया आपने। जैसे आप यहां पे एक धनुष ले लो, ये धनुष ले लिया, ऐसे आपने इसमें ये बाण लगाया और इसको नीचे खींच दिया। जब इसको नीचे खींचोगे तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये जो आपने इसको खींचा हुआ है, ये खींच रखा है, छोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी आपकी बन गई जब ये छूटा। जब खींच रखा था तो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब जो स्टोर हुआ, पानी ऊपर चढ़ा मोटर से टैंक में गया तो कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। टैप खोली, पानी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। सो देयर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, काइनेटिक इनटू पोटेंशियल। समझ में आ गया ना, ये चलता रहेगा। अच्छा, ये एक्टिविटी है बच्चों एनसीईआरटी में 10.8, कहते हैं कि रबड़ बैंड है, जब आप उसको खींचते हो तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सब लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन कि वाइल यू आर स्ट्रेचिंग, जब आप खींच रहे हो तो यू आर डूइंग सम वर्क ऑन बैंड। आप जब बैंड को खींचोगे तो उस बैंड पे कोई काम हो रहा है, जैसे आप करते नहीं कई बार, ऐसे आप कई बार मजाक में रबड़ लेके ऐसे मारते हैं फ्रेंड्स को, ये मारे कान के ऊपर, ये मारा हाथ के ऊपर, करते हैं ना ऐसा। तो वो क्या होता है, उसमें आप जब आप उसको खींचते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रिलीज्ड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, वो गुलेल नहीं होती, हम उसमें क्या डालते हैं, पत्थर डालते हैं, ऐसे खींच के मारते हैं बल्ब को, करते हैं ना ऐसा। वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, खींचना, छोड़ना, पत्थर भाग गया, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना, ओके। तो यहां मैंने इसका मेंशन कर दिया एक्टिविटी के बारे में सारा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये हमें डिस्कशन बता रहा था, चल रहा था। अगला है जी, कोई लिफ्ट है, और लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जैसे ये खींचा, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसको खींचा, छोड़ दिया, लिफ्ट किया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ, तो वही चीज यहां मेंशन है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हम पानी चढ़ाते हैं ऊपर, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। समझ में आ गया, तब मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये रूटीन का काम है हमारा। सुबह उठा, बटन दबाया, चल पानी ऊपर, किसके अगेंस्ट काम हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। बटन दबाया, मोटर बंद, फिर आपने टैप खोली, पानी चालू,
पानी में वेलोसिटी है, समझ में आ गया। अब रुका हुआ पानी तो पोंड की तरह हो गया ना। अब पोंड वाले पानी से कैसे काम करेंगे, हमें हाथ धोने हैं तो कोई तो पानी डालेगा ना, और उसमें हाथ धोगे आप रुके हुए पानी में तो पानी गंदा हो जाएगा सारा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड वेलोसिटी, फ्लोइंग सिचुएशन। ओके, मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी। टैंक बहुत ऊंचा 10वें फ्लोर पे 20वें फ्लोर पे, तो पानी बहुत चढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मोटर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा चाहिए ऊपर पानी चढ़ाने के लिए। क्यों, जितना चढ़ने में ले रहा है एनर्जी उतना उतरने में लेगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पानी तेजी से आएगा, ठीक है। फिर अगली एक्टिविटी 10.12, ये कौन सी है, बो एंड एरो। ये पहले ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं। धनुष के अंदर आपने बाण लगाया और बाण को ऐसे खींचा और छोड़ दिया, समझ में आ गया। ये वही चीज है, स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को, रिलीज किया एरो को। तो स्ट्रेच किया जब आपने तो कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल हुई। स्ट्रेच किया पोटेंशियल, छोड़ दिया काइनेटिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एब्सोल्यूट। ये ना एक पीले रंग का डब्बा बना रखा है एनसीईआरटी में, एक येलो बॉक्स है, ठीक है। उस येलो बॉक्स में एक लाइन लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूं क्या मतलब होता है इसका। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन लिखी हुई है उसको सुनो, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विद द रेफरेंस लेवल यू चूज। आप पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, आपने क्या चूज किया है। जहां पे आपने लेवल चूज करा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं रहती। फिर से समझो इसको, ये एक टेबल ली मैंने यहां पे, इस टेबल की हाइट यहां से कितनी है, जमीन से h हाइट है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर एक बॉल रख दी। अब जैसे इस बॉल को अगर आप ये मानते हो कि बॉल फ्लोर से h हाइट पे है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्यों, जब मैं इसको किनारे पे ला करके छोड़ूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। तो यहां पे आपने इसमें जो चूज किया है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने ग्राउंड से जो हाइट ली है टेबल की वो मानी है, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, पहला थोड़ा इंग्लिश में भी कर लेते हैं। फ्लोर एज अ जीरो लेवल, फ्लोर एज अ जीरो लेवल, रेफरेंस का मतलब होता है आप उस चीज को एड्रेस कर रहे हो कि मैं यहां से इसको नापना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, बॉल ऑन टेबल इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। अगला सेकंड, दूसरी बात जो ज्यादा क्लियर होगी आपको, टेबल टॉप एज अ जीरो लेवल। अब मैं इसको जीरो लेवल नहीं मानता, मैं इसको जीरो लेवल मानता हूं। मतलब टेबल के हिसाब से, टेबल पे ही बॉल पड़ी है, टेबल के हिसाब से तो बॉल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट इज जीरो, हाइट इज जीरो। टेबल से बॉल की हाइट कितनी है, जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। यही लिखा हुआ यहां पे, बॉल ऑन टेबल जीरो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, कौन कहां से हाइट लेनी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। जहां से आप रेफरेंस चूज करते हैं वहां से आपको हाइट देखनी है। अगर मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर मैंने रख दिया तो मेरे हाथ से इस मार्कर का हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा, नीचे फ्लोर पे जाकर के गिरी तो फ्लोर पे गिरी तो फ्लोर से जो हाइट थी वो उसके लिए उसका रेफरेंस बन गया। क्लियर हो गया। तो उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं थी। क्यों? क्योंकि फ्लोर से कुछ हाइट पे मैं हूं। क्लियर हो गया। अगली चीज, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। सिंपल एक्सप्रेशन है इसका। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, जैसे काइनेटिक का निकाला था। सिंपल फॉर्मूला mgh, याद रखना mgh। कैसे निकालते हैं अभी समझाता हूं। देखो, आपको निकालनी है यहां पे कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, वर्क डन निकाल लो, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक मास है, इसको मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, पहला केस, पहला रास्ता सीधा ले गया, दूसरा रास्ता ये ऐसे। चलो मैं इसको सिंपल करके बताता हूं। आपने छत पे जाना है, ठीक है, टेरिस पे जाना है। वहां जाने के दो तरीके हैं। पहला है लिफ्ट पे चढ़ जाओ, बटन दबाया चल ऊपर। दूसरा तरीका पैडी चढ़ के जाओगे।
ये पाथ है, इसको पाथ मान लो, पाथ स्टेयर, स्टेयर केस यूज कर रहे हो, ठीक है। पाथ, दूसरा रास्ता आपने लिफ्ट यूज करी। दोनों ही केसेस में आपकी हाइट तो ग्राउंड से सेम गई है। आप टेरिस पे गए हो, चाहे पैड़ी चढ़ के जाओ, चाहे आप नीचे से ऊपर जाओ लिफ्ट से, दोनों केसेस के अंदर आपने जो हाइट कवर की है वो एच कवर की है। बस इतनी बात ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा। अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला एंड पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। कैसे होता है देखो, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस मार्कर को छत पे लेके जाना है, तो मुझे पैड़ी चढ़ के जाऊं चाहे मैं लिफ्ट से जाऊं, तो दोनों सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू जी। अब दूसरा केस, अगर मैं पैड़ियों से ऊपर जा रहा हूं तो मेरा रास्ता कौन सा होगा, मतलब पोजीशन, जमीन से लेकर के छत तक की हाइट। स्टेयर से भी जाओगे तब भी सेम पड़ेगी। अब ये मत कहना सर पैड़ी से तो चल के जा रहे हो लंबा पड़ेगा, लिफ्ट से छोटा पड़ेगा, ऐसा नहीं देखना, आपको पोजीशन देखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम। समझ में आ गया? आप पैड़ी चढ़ के जाओ, चाहे रैंप से जाओ, चाहे कैसे मर्जी जाओ, ये मायने नहीं रखेगा। आपका मायने क्या रखेगा? आप कहां थे, आप कहां हो, उन दोनों के बीच का गैप कितना है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तभी मैंने यहां पे सारी बातें सारी लिखी हुई एनसीईआरटी वाली। पाथ 1 स्ट्रेट है, देखो ये स्ट्रेट है। पाथ 2 जो 2 है वो जिगजैग वाला है। अब फोर्स की वैल्यू mg पुट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू mg। हाइट कितनी है छत की? h। लो जी, w जो है उसको आप सिंबल रिप्लेस कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि यहां मैंने लिख रखा है वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन। समझ में आ गया? तो आप यहां पे सिंबल को रिप्लेस मार दोगे। चलो जी, अगला सवाल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मास 10 किलोग्राम, m की वैल्यू 10 kg। उसके बाद व्हेन इट इज एट ए हाइट, यहां से लेके यहां हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 6 मीटर। तो ऐसे ना ऐसे बना लिया करो, ऐसे डायग्राम बनाओगे ना नोटबुक में तो जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाया करो, हाइट ऐसे, ठीक है, और डेप्थ ऐसे, जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8 है। क्या निकालना है? एनर्जी। तो वर्क डन एनर्जी mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। m कितना है बच्चे? 10। ग्रेविटी कितनी है? 9.8। हाइट कितनी है? 6 मीटर। मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल। 98 मल्टीप्लाई 6, 8 पे 6 48, 54 और 8, यही होगा। 8 6 के 48, 4 9 पे 6 54, 4 4 55, सही है। 588 जूल, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? कोई गुना गलत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। एनीवे, अगला सवाल कैसे बताएंगे सर? कमेंट करके। मास 12 किलो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 किलो है, इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है बच्चों, यहां से कोई हाइट है, उसके आगे सर्टेन वर्ड लिख रहे हैं। सर्टेन का मतलब ये हमसे बोलेगा कि निकालो। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल, potential energy is 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground. So g is equals to 10 meter per second square. हाइट निकालनी है, हाइट की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्या करोगे अब इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी 480, m कितना? m की वैल्यू है 12, ग्रेविटी कितनी? 10। इस बार तो ग्रेविटी 10, मजा आ गया। हाइट निकालनी कितनी है? 12 गुना 10 120, 120 नीचे आ जाएगा, तो 480 बटा 120 हाइट। 0 से 0, 12 पे 4, तो आंसर कितना आ गया? 4 मीटर। समझ में आ गई कहानी? आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? बढ़िया। अब जो क्वेश्चन बीच में नीले वाले बचे हुए हैं ना, या जो बैक एक्सरसाइज है, उसको आप खुद ट्राई करना। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, आर वेरियस
एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल, तो बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, यस दीज आर इंटरकन्वर्टिबल। हाउ? जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, अब इस रूम में लाइटें लगा रखी है मैंने, तो उसमें क्या जा रही है? बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या मिल रहा है? लाइट। तुम्हें मैं दिख रहा हूं, ठीक है, मैं खुद को दिख रहा हूं कैमरे के अंदर। ओके, फैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। फैन घूमता है, कैसे घूमता है? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती क्लास में, मान लो लाइट नहीं है, तो उस समय आप क्या करते हो? कॉपी लेकर कैसे हिलाते हो? क्यों? गर्मी लग रही होती है। तो ये क्या करना है? कॉपी हिलाना। ये क्या होता है? ये मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। कार इंजन, कार इंजन क्या करता है? पेट्रोल डीजल को बर्न करता है इलेक्ट्रिकल में। समझ में आ गया? अब आपको कि सर आजकल तो इलेक्ट्रिक कारें भी आ गई हैं। हाँ बिल्कुल आ गई हैं। तो इलेक्ट्रिक कारों में क्या चलता है? स्टोर होता है ना करंट, डायरेक्ट करंट होता है। वो करंट बैटरी से चलता है, तो बैटरी में क्या होता है? केमिकल होता है। केमिकल से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल होता है। कुछ ही कर लो, आना तो वही है। बो एंड एरो, ये क्या होता है? धनुष खींचा, पोटेंशियल, छोड़ा, काइनेटिक। पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। चलो आगे। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम one form to another form, या we can convert the form of energy from one form to another form as we have discussed in the last slide। ठीक है, कैसे? ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। इसका मतलब क्या है? एनर्जी जो होती है वो डिसअपियर नहीं होती। वो क्या करती है? वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूं ऐसे, यहां क्या हो रहा है? There is a motion, but due to friction, there is conversion of this motion or kinetic energy into heat energy, because by rubbing हमारे हाथ क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। आवाज भी आ रही है ना? नॉइस, साउंड एनर्जी। दूसरा, हाथ गर्म, हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कौन सी दो एनर्जी? एक एनर्जी हमारी है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ऐसे मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। दूसरा यहां पे क्या हो रहा है? हाथ गर्म हो रहे हैं तो कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ओके, इसको समझने का तरीका क्या है? कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर से नीचे गिरा दो। ये टॉप है, मान लो ये मार्कर, टॉप वाली सिचुएशन ये है। यहां पे कौन सी एनर्जी है? ये ग्राउंड है। यहां से यहां तक मेरे हाथ में और इस पेन में जो हाइट है उसको बोल दो h। तो यहां पे टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के सम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। याद रखना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि जब हम हाइट पे होते हैं, हम रुके हुए होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि हम रुके हुए हैं, वेलोसिटी 0 है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, ठीक है, mgh। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? mgh बन जाएगा। तो मतलब यहां पे इस पॉइंट पे इसका नाम A ले लो, इसका नाम B ले लो, इसका नाम C ले लो। तो जब हम टॉप पे देखा तो एनर्जी आई कितनी? mgh। अब मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे, जस्ट बिफोर हिटिंग माई हैंड समथिंग लाइक हियर, ओनली हियर, इस पॉइंट पे लगभग हाइट 0 हो जाती है, लगभग हाइट 0 हो जाती है। तो यहां पे जो एनर्जी है वो हाइट वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक के अंदर। तो रास्ते में जब ये नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से खर्च होना स्टार्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट होने चली जाती है? काइनेटिक के अंदर। तो कहीं बीच में, कहीं पे भी, नॉट ओनली मिड पॉइंट, कोई भी जगह पे पॉइंट बी मान लिया, वहां पे भी टोटल एनर्जी जो थी वो mgh मानी गई थी। थोड़ी सी पोटेंशियल, थोड़ी सी काइनेटिक, दोनों का सम देखा तो वो mgh माना गया। समझ में आ गया? इन सब का प्रूफ भी है, सबके डेरिवेशन होते हैं, बट अब हम इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले, बस इसको समझ लो आप। जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, हाइट कम हो रही है, मैंने बताया कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो वो एनर्जी कहां जा रही है? इसको चलाने में खर्च हो रही है, काइनेटिक में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्राउंड से
थोड़ा सा ऊपर होते हैं, बिल्कुल नाम मात्र, आप कह सकते हो हाइट खत्म। तो mgh खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी डिसअपियर हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई होगी? जितनी यहां पोटेंशियल थी उतनी यहां काइनेटिक है, मतलब mgh। ठीक है, यहां पे इस चीज को अगर हम नीचे लिखें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। अब आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है। बिल्कुल होता है, बट जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू √2gh होता है। √2gh ये वेलोसिटी की वैल्यू होती है। आपने ये करा भी होगा मोशन चैप्टर के अंदर, नहीं करा तो मैं कराऊंगा, ठीक है, उसमें देखना आप। ओके, तो ओवरऑल मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं इसके अंदर, मैंने यहां इंग्लिश में लिखा भी हुआ सारा। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है कुछ हाइट से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। हाउएवर जो उनका सम होता है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब mgh mgh mgh। मैकेनिकल फॉर्म क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh, दोनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट। समझ में आ गई मेरी बात? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट या इट कैन ट्रांसफर, न कन्वर्ट वर्ड, ठीक है, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ में आ गया? बढ़िया। अगला नेक्स्ट है इसके अंदर पावर। लास्ट टॉपिक हमारा ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम बोलते हैं पावर, काम को करने की क्षमता। जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो पंच करते हैं, जैसे बॉक्सिंग का एग्जांपल लेता हूं। कई लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में 5 पंच मारते, 20 पंच मारते, 50 पंच मारते। जो जितने ज्यादा पंच मारेगा उतना ज्यादा स्टेमिना, मतलब उतनी ज्यादा पावर। कम समय काम ज्यादा, ज्यादा समय काम कम। देखो क्या मतलब क्या है इसका, जो मैंने लाइन बोली है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है पावर कम होएगी, टाइम अगर कम लग रहा है तो पावर ज्यादा आएगी। फिर से पानी चढ़ाएंगे ऊपर, ये टैंकी है हमारी, ये पानी जा रहा है, ये मोटर लगी है, ठीक है, बटन दबाया पानी चढ़ा। एक ने सेम टैंक को भरा 2 घंटे में, एक मोटर ने भरा 1 घंटे में, एक ने भरा 2 घंटे में। ये मोटर नंबर 2 है, इसने भरा 1 घंटे में। तो इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है आप बताओ? ये वाली कि ये वाली? यही वाली। क्यों? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, काम समय कम लगता है, समय कम लगता है, काम ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पावर। बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या होते हैं इसके? वॉट होते हैं। बड़े यूनिट क्या होते हैं? बिगर, किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इसको बोलते हैं मेगावाट। 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं, 10 की पावर 6, याद रखना, ठीक है। पावर क्या बताती है? हाउ फास्ट वर्क इज डन, कितना तेजी से काम हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पावर। एनर्जी इज कंजर्व्ड, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। एनर्जी सेम रहती है और पावर जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है। अभी बताया टाइम कम पावर ज्यादा, टाइम ज्यादा पावर कम, वगैरह वगैरह। अगला सवाल कहता है कि 2 लड़कियां हैं, हर एक का वेट है, मान लो ये कोई भी, इसका वेट कितना है? 400 न्यूटन। वेट, वेट मतलब फोर्स ले लूं मैं, इसको वेट बोल दूं। वेट, वेट मतलब फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स वेट एक ही बात है। इस क्लाइंब अप विद द रॉप, कोई रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी से ऊपर चढ़ेगी और वी नेम वन ऑफ द गर्ल इज ए, वन ऑफ द गर्ल इज ए एंड अदर ऑफ द गर्ल इज बी। बी रस्सी है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड, ए जो है वो टाइम लेती है कितना? 20 सेकेंड ऊपर चढ़ने में। वहीं दूसरी लड़की जो है वो टाइम कितना लेती है? 40 सेकेंड, नहीं 50 सेकेंड, 50 सेकेंड लेती है। दूसरी लड़की 50 सेकेंड में ऊपर चढ़ती है। कितना ऊपर चढ़ना है हमें? व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल? 400 न्यूटन है, 8 मीटर ऊपर जाना है, तो मतलब इसकी हाइट है 8 मीटर, ठीक है। दिख ही रहा है आपको भाई, इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज्यादा है,
तो पावर किसकी कम और किसकी ज्यादा होगी देख के ही पता लग रहा है, बाकी मैथ से करेंगे आप निकालेंगे। पहले गर्ल ए पावर की वैल्यू होती है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। सो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तोड़ना पड़ेगा ना, सवाल को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाइट की टर्म में दिया हुआ है। फोर्स कितना है बच्चों, वजन इसका कितना वजन है 400, हाइट कितनी है 8, टाइम कितना लगा 20, 2 से काटो 1 0, 2 पे 4, 4 चौके 16, 160 वॉट। सेकेंड केस के अंदर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स कितना लगाया उसने 400, डिस्प्लेसमेंट 8 है, समय लगाया उसने 50, तो ये काटा इससे ये काटा, ये काटा, ये 8 पे 64 वॉट दिख भी रहा था हमें। उसका टाइम ज्यादा है तो पावर कम है, इसका टाइम कम है तो पावर ज्यादा है। समझ में आ गया। अगला सवाल नेक्स्ट है, ए लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड। ओके, डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। कंज्यूम करता है एनर्जी, तो मतलब एनर्जी की वैल्यू को हम वर्क डन भी कह सकते हैं बच्चों, 1000 जूल होता है। कोई लैंप है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये 1000 जूल ले लेता है 10 सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है, ठीक है। व्हाट इज द पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना हो गया 1000 डिवाइड बाय टाइम हो गया 10 से काटा 10 कितना हो गया 100 वॉट। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अगला सवाल, डिफाइन 1 वॉट। अगली चीज कराने से पहले अब आपको यहां पे सवालों में देखना है, यूनिट चेक करने हैं हमेशा। अगर आपके यूनिट परफेक्ट है ना तो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। यूनिट आपको ध्यान रखने हैं। यूनिट जूल मतलब वर्क डन या एनर्जी, मीटर मतलब हाइट, समझ में आ गया। सेकंड मतलब टाइम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिफाइन 1 वॉट। अब 1 वोट का मतलब क्या हो सकता है, वोट पावर के यूनिट है, तो अगर कभी भी डिफाइन के आगे 1 एम्पियर 1 वोट 1 न्यूटन कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको हमेशा फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले। उसके बाद इसको 1 बनाना है। 1 के लिए 1 जूल का तो काम करा दो, 1 सेकंड लिख दो। मतलब जो भी आपका यहाँ पे डेटा है ना, वर्क डन है या टाइम है, उसको 1 कर लो। 1 वर्क डन है तो 1 जूल कर दो। टाइम आपका क्या है 1 सेकंड है, तो सेकंड इसका यूनिट है तो 1 सेकंड, तो 1 जूल पर सेकंड, इसको बोलते हैं 1 वॉट। समझ में आ गया, क्लियर होगी मेरी बात। ये आपको 1 वोट बनाने का वे है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहते हैं कि 1 जूल एनर्जी चाहिए 1 सेकंड में। किसी काम को आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें 1 जूल आपका वर्क डन खर्च हो रहा है और 1 सेकंड लग रहा है, उसको 1 वॉट बोलोगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसको ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ जूल, अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जूल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 वॉट, वगैरह वगैरह, ये लिख देना इसको, जनरल इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके, बस हो गया हमारा इसका सारा खत्म। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और लिख देता हूं यहां पे, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ा है। अभी 2 मिनट पहले अगर वो पीछे गर्ल वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा था। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, मोशन में चलो, याद करो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, तो आप यहां पे फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। पावर का ये एक और फॉर्मूला है, अगर आपको सवाल कभी आ जाए फोर्स का और वेलोसिटी का, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पावर मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जो चीज़ नहीं आई आप कमेंट करो, जितना हो सके इसको आप ध्यान से समझो, ध्यान से लिखो इसको। जो न्यूमेरिकल्स आपके बचते हैं दूसरे इसके अलावा जो मैंने करा दिए, इनके अलावा सिमिलर आपको मिलेंगे बैक एक्सरसाइज में, और जो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं, सोल्ड एग्जांपल्स हैं, वो आप ध्यान से करो। समझ में आ गया। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जितनी हो सके जल्दी मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ाई करो।